नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सौरभ पांडे। जैसा कि हमने अगले चैप्टर में हम आपको बताए थे, यानी कि इससे पहले हम बता चुके हैं आपको संस्कृत और व्याकरण बना कैसे है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा धातु रूप लगा हुआ है, कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऐसा हमने बताया था संस्कृत और व्याकरण में। आज हम बात करेंगे महेश्वर सूत्र की। महेश्वर सूत्र में स्वर जो 4 होते हैं और व्यंजन जो होते हैं वो आपके 14 सूत्रों में से 4 आपके स्वर के होते हैं, बाकी जो आपके 10 होते हैं वो आपके व्यंजन के स्वरूप होते हैं। तो आज अब हम चलते हैं महेश्वर सूत्र के ऊपर। अपना महेश्वर सूत्र, अब ये जान लीजिए कि महेश्वर सूत्र आया कहाँ से। महेश्वर सूत्र आया कहाँ से? नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कामनो पंचवारम उद्धत काम शनकादि सिद्धांत एतद् विमर्शे शिव शुद्ध जालम। यानी क्या करते हैं और जब वहाँ पर भोलेनाथ उनसे प्रसन्न होकर उनके समक्ष आते हैं तो वो 14 बार डमरू बजाते हैं। यानी कि 14 बार वो डमरू बजाते हैं। उसमें से उन्होंने जो वर्ण सुना उसका नाम दे दिया महेश्वर सूत्र। नृत्यावसाने मतलब नृत्य के समय में नटराज राजो, नटराज राज कौन है? महादेव। नटराज ननाद ढक्काम, ननाद मिस बजाना, ढक्का मिस डमरू, ननाद ढक्काम 9 पंचवारम, 9 और 5 14, 9 5 वारम, 9 पंच वारम, 14 बार डमरू बजाया। तो जो 14 बार डमरू बजाया तो उसमें से कुछ वर्ण निकले जिनको वो महर्षि पाणिनि जो थे उसको ध्यान में सुना और इसका नाम महेश्वर सूत्र कर दिया। और वो इतने सुसज्जित ढंग से वो लिखे हैं महेश्वर सूत्र। पहले स्वर, फिर उसके बाद आपका है अंतस्थ वर्ण, फिर आपका है कादियुमा अवसाना स्पर्शा यानी स्पर्श व्यंजन, फिर उसके बाद है उष्म वर्ण है। तो महेश्वर सूत्र है ये, और महेश्वर सूत्र है ये। महेश्वर सूत्र में देखिए स्वर जो हैं ये 4 हैं। ये जो महेश्वर सूत्र के महेश 4 हैं, इसके बाद अभी 10 और हैं। तो ये देखिए पहले सूत्र में है अ ई उ ड़, अ ई उ ड़। इनकी जो है ड़ की जो है जिन पर हलंत होता है इनकी इत संज्ञा होती है, इनकी इत संज्ञा होती है। जिनका ड़ होगा इत संज्ञा होगा, जो इनका इत संज्ञा जिनका वर्ण हो गया उसके बाद आ जाएगा तस्य लोपः, यानी कि जिनका इत संज्ञा हुआ होगा उसके बाद तस्य लोपाधिक से इनका लोप हो जाएगा। यानी कि ड़ क अंग च ये जो है 4 हैं, इनका इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। बचेगा क्या? 4 सूत्रों में महेश्वर सूत्र के पहला सूत्र में अ ई उ ड़, दूसरा है रील री क, तीसरा है सूत्र ए ओ ङ, चौथा है ए औ च। ए औ च का यानी कि ड़ क अंग च इनका जो है संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। अब बचेगा क्या? 9 स्वर बचेंगे, यानी अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ, यानी 3 2 5 2 7 2 9। 9 स्वर महेश्वर सूत्र में कहे जाते हैं। यानी पहला सूत्र, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे सूत्र में अच यानी स्वर है, ये स्वर है। इसको हम संस्कृत में अच भी कहते हैं। ये अच प्रत्याहार है, यानी अ ये और च ये। तो च का संज्ञा होकर लोप हो गया, यानी अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ च। ये जो है ना च तक, अ से च तक इनमें 9 स्वर आएंगे और ये जो इत संज्ञक वर्ण है इनका परस्पर लोप हो जाएगा और स्वर को हम अच कहते हैं। ये अच प्रत्याहार है, ये अच जो है प्रत्याहार है, प्रत्याहार। ये जो अच है ये प्रत्याहार है। इस अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 स्वर आते हैं, यानी 9 वर्ण आते हैं, यानी अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ। तो हम चलते हैं अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए स्वर है, पहला है रस्व स्वर, जिनके अंतर्गत अ ई उ रील रे, यानी ये देखिए पूरे जो है इन पर मात्राएं नहीं, इनकी एक मात्रा होती है, यानी बस सिर्फ एक मात्राएं होती हैं। और इधर देखिए दूसरा है दीर्घ, दीर्घ स्वर। इसमें देखिए सब में बड़ा आ होगा, यानी सब में बड़ा, वो दीर्घ का मतलब होती है बड़ा। तो आ भी बड़ा, ई भी बड़ी, उ भी बड़ा, री भी बड़ी, ए ओ ऐ औ ये जो होते हैं ये दीर्घ ही होते हैं। ए ओ ऐ औ ये दीर्घ ही होते हैं। इनका रस्व भी होता है, यानी अ ई उ री री, इनका आ ई उ री जो है इनका रस्व होता है। और ये जो ए औ ऐ औ होता है इनका रस्व नहीं होता, ये हमेशा दीर्घ में रहते हैं या प्लुत में रहेंगे। अब दीर्घ समझ में आ गया, रस्व समझ में। अब देखो प्लुत,
इनकी 3 मात्राएं होती हैं, यानी 3 मात्राएं यहाँ पर दिया हुआ है, इनकी 3 मात्राएं होती हैं। जाकि अ के बाद यहाँ पर 3 के जैसा लगा हुआ वर्ण, ये जो है प्लुत हो गए। कभी भी जब आप कभी बुक जब आप पढ़ते होंगे तो यहाँ अ के बाद ऐसा या ई कोई भी स्वर के बाद ऐसा चिन्ह मिले तो वो समझ लेना कि वहाँ पर प्लुत है, यानी प्लुत स्वर है। और हम आशा करते हैं महर्षि सूत्र के 1 2 3 4 लाइनें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम चलते हैं व्यंजन के ऊपर। एक बार इसको सही से देख लीजिए। तो 4 लाइन हमने यानी स्वर यानी अच को हमने बता दिया। अब चलते हैं हम व्यंजन के ऊपर, जिनको हम संस्कृत में बोलते हैं हल। व्यंजन की जो 5वीं लाइन है, ह य व र ट पर संज्ञा है, और ल और ल। ये जो य व र और ल, ये जो है 4 वर्ण य व र ल, इनकी जो है अंतस्थ वर्ण होते हैं। ये जो है अंतस्थ वर्ण होते हैं, और इनका जो है मैं आपको संधि में प्रयोग होता है, यानी यण संधि में। इको यण ची इक यानी एक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई उ री ली, यानी ई उ री ली। इन चारों का य व र ल हो जाता है। री की जगह पर री की जगह पर ल, ई की जगह पर य और उ की जगह पर व। तो वही है य व र ल, ये है अंतस्थ वर्ण। इनका जो है यण संधि में प्रयोग होगा। ये जो है 5वां जो है महर्षि सूत्र का ह य व र ट का एक संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, ल और ल। तो ये जो है य व और र ल, ये जो 4 हैं वो उनकी अंतस्थ वर्ण होते हैं। इनके बाद हम चलेंगे। देखिए अब महर्षि सूत्र में जो है 5वें वर्ण का प्रयोग किया गया है, यानी 5वां वर्ण देखिए। इसके बाद ल के बाद य है, य म न ड़ न म पर संज्ञा इनका लोप हो जाएगा। 5वां वर्ण है च वर्ग का 5वां, प वर्ग का 5वां, क वर्ग का 5वां, ट वर्ग का 5वां और त वर्ग का 5वां यहाँ है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जस्ट है 4th यानी चौथा वर्ण, यानी य के पहले झ, म के पहले भ, ये जो है इनका लोप हो जाएगा। इस संज्ञा के वर्ण हलंत है। उसके बाद है ये भी देखिए, क वर्ग का चौथा, ट वर्ग का चौथा, त वर्ग का चौथा, यानी 8वें और 9वें में चौथे वर्ण है। यानी इसमें जो है 5वां वर्ण है, और 8वें और 9वें में क्या है? चौथा वर्ण है। चौथा वर्ण के बाद देखिए तीसरा है, यानी ज ब ग ड द, यानी च वर्ग का तीसरा, प वर्ग का तीसरा, क वर्ग का तीसरा, ट वर्ग का तीसरा, द वर्ग का तीसरा। ये है तीसरा। और उसके बाद देखिए तीसरे के बाद कौन सा आता है? दूसरा, यानी ख भी क का दूसरा, प के बाद फ आता है, च के बाद छ आता है, ट के बाद ठ आता है, फिर उसके बाद त के बाद थ आता है। यहाँ पर देखिए दूसरा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? दूसरा है। दूसरा वर्ण लिखे गए हैं महर्षि पाणिनि के अनुसार। और उसके बाद देखिए क फ, इसके बाद देखिए क पर इधर है, इधर से च ट, यानी च पहला, ट भी पहला, त भी पहला, क भी पहला और प भी पहला। तो इनका और इनका क्या होगा? पहला वर्ण होगा। यानी अब देखिए यहाँ पर अंतस्थ वर्ण के बाद क्या है? 5वां है। बस इतना याद समझना है। अंतस्थ वर्ण के बाद क्या आएगा? 5वां वर्ण आएगा, यानी य म न ड़ न। ठीक, म पर हलंत इनका लोप हो जाएगा। उसके बाद चौथा है, यानी झ भ घ ढ ध, यानी स और इस य का लोप हो जाएगा। चौथे इसमें देखिए झ भ घ ढ ध, ये चौथे वर्ण है। और 5वें बाद चौथे के बाद तीसरा, ये देखिए ज ब ग ड द, यानी तीसरा वर्ण है। ये समझने के लिए आप लोगों को। फिर यहाँ पर देखिए तीसरे के बाद क्या है? दूसरा है, यानी ख फ छ ठ थ, इनके ये 2 हैं। फिर उसके बाद च ट त क प, यानी ये इनकी जो है पहला वर्ण है। उसके बाद देखिए ये जो स है, 3 स जो होते हैं इनकी ऊष्म वर्ण होते हैं, यानी ऊष्म व्यंजन होते हैं, क्योंकि इनका जो उच्चारण परस्पर अलग अलग होता है। इनका जो होता है तालु होता है, इनका दंत होता है, और इनका मूर्धा होता है उच्चारण स्थान। इसका तालु, इसका मूर्धा, यानी ईचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा,
और श का है ऋतु लसानाम दंता, यानी दंत से, मूर्धा से और तालु से निकलने वाले वर्ण हैं, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहा गया है। स्वर के बाद जब व्यंजन आएगा तो व्यंजन में देखिए अंतस्थ वर्ण आएंगे, फिर स्पर्श व्यंजन आएगा, फिर ऊष्म व्यंजन आएगा, यानी कि श, ख, श और ये जो ह है, ह इसमें 2 बार आया हुआ है तो इसको हम एक बार ही लेंगे। और ये है ऊष्म व्यंजन में ह भी आता है, ये जो ह है ये ऊष्म व्यंजन में भी आता है। यानी अब ऊष्म देखिए, अब यहाँ अंतस्थ वर्ण में 4 होंगे, य व र ल। ऊष्म वर्ण में भी 1 2 3 और ये 4 4 4 8 हो गए। स्पर्श व्यंजन में आपके आएंगे 25 + 8 यानी 25 8 33, तो 33 व्यंजन होते हैं और 9 स्वर होते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि ये महत्व सूत्र आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आपसे आशा करते हैं कि आपको महत्व सूत्र यानी स्वर और व्यंजन, ऊष्म वर्ण, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ वर्ण, अच, हल, ये सब आपको, हल यानी हल एक प्रत्याहार है जिसके अंदर पूरे व्यंजन आते हैं, ये हमने नहीं बताया था, अब हम बता देते हैं। और हम आशा करते हैं कि ये आपको महत्व सूत्र, स्वर, व्यंजन से तो आपको पूरा बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करके ऑल वाले आइकन पर जरूर टच करें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए, जब हम अगले चैप्टर में मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद।